हेलो हाय। सफलता विथ अपर्णा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे बजट। ठीक है, आज हम लोग का रहेगा ये क्लास हमारी जो 9th-10th की बुक है उसी में कॉमन पार्ट है 9th, 10th, 11th, 12th का बजट। तो वो सारे पार्ट्स को मैंने मर्ज किया है और वो आपके पास लेके आई हूँ कि आपके समय की बचत हो और आप उसको समझ सकें। और ये जो बजट है या जितने भी होम साइंस के जो है पार्ट्स हैं, जितने भी चैप्टर्स हैं, सारे आप जितने लोगों ने DSSB का फॉर्म फिल किया है उनके लिए भी उपयोगी है। जिन्होंने LT के लिए अपने आप को प्रिपेयर किया है उनके लिए भी उपयोगी है। जिन्होंने अपने आप को GIC के लिए प्रिपेयर किया है उनके लिए भी उपयोगी है। जिन्होंने लेक्चरर के लिए वो जो है अपने आप को एलिजिबल बना लिया है उनके लिए भी उपयोगी है। ये सबके लिए उपयोगी है, ऐसा नहीं किसी के लिए उपयोगी नहीं है। ठीक है, तो इसको सब लोग देख सकते हैं। बहुत ही मैंने सारी चीज़ों को इस तरह से जो है मर्ज किया है, इस तरह से मैं बताऊंगी आप लोगों को। कोई चीज़ आप लोगों के ख़त्म नहीं होगी दिमाग से, सारी चीज़ें एकदम से प्रिपेयर रहेंगी। लेकिन तब तक रहेंगी जब आप लास्ट तक वीडियो देखेंगे। आप वीडियो को स्किप नहीं करेंगे, वीडियो को भगाएंगे नहीं और वीडियो से खुद नहीं भागेंगे, तभी आपके काम आएगी। चाहे वो DSSB के लिए हो, चाहे आप किसी चीज़ के लिए कर रहे हों। ठीक है, रिसेंटली आपकी DSSB की फॉर्म वगैरह फिल हो रहे हैं, उसी के लिए सब लोग तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए भी आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया कीजिए, क्योंकि ये एक मोटिवेशन होता है। और उससे ज़्यादा शेयर किया कीजिए। आप लोग शेयर नहीं करते हो। अच्छा, एक चीज़ बताओ आप लोग, क्या मैं आप लोगों के लिए अच्छी चीज़ें नहीं लेके आती हूँ? अगर नहीं लेके आती हूँ तो ठीक है, नहीं शेयर करा करो। लेकिन अगर लेके आती हूँ तो इतना तो आप लोगों का फ़र्ज़ बनता है कि अपनी जो है अध्यापिका मत समझ के, अपनी साथी समझ के शेयर कर दिया करो वीडियो को। आप लोग इतने अच्छे हो, इतने समझदार हो, इसीलिए मैं आप लोगों के लिए इतना मेहनत करती हूँ और आप लोग ही मेरे साथ जो है सहयोग नहीं करते हो। ठीक है, तो कम से कम एक वीडियो पे 300 350 व्यूज़ तो आ ही जाने चाहिए, लेकिन आप लोग शेयर नहीं करते हो। ठीक है, कोई बात नहीं, मैं तो पढ़ाऊँगी आप लोगों को। आप लोगों का फ़र्ज़ जो बनता है वो आप लोग कीजिएगा। ठीक है, तो ये चीज़ें जो हमारी हैं कि हम लोग आज बजट पढ़ेंगे। ठीक है, पीछे हम लोगों ने क्लासेस पढ़ी, पीछे हम लोगों ने हड्डी पढ़ी। बहुत अच्छा हड्डी का वीडियो बना है, जितने लोगों ने देखा उतने लोग बहुत मेरे पास फ़ोन करके बताया अच्छा बना है। ठीक है, उसके बाद मैंने कल दांत की वीडियो डाली थी जिसको बहुत कम लोगों ने देखा, उसको भी देख लीजिएगा। और कुछ मोटिवेशन वगैरह डालती रहती हूँ, वो भी आपके लिए बहुत उपयोगी होता है। उस सब को भी देखा सुना कीजिए। अपना रेगुलरिटी बनाए रखिए। ज़रूरी नहीं कि अगर मैं पैसा नहीं ले रही हूँ तो आप रेगुलरिटी मत बनाओ। ठीक है, आप रेगुलरिटी बना के रखो। तो हम लोग आज जो है बजट पढ़ रहे हैं। चलो ठीक है, बजट पढ़ते हैं। शुरू करेंगे कहाँ से कि बजट बनाना अनिवार्य है। ठीक है, देखो मैंने लिखा है गृह विज्ञान का सबसे महत्वपूर्ण भाग है बजट, क्योंकि बजट से सबसे ज़्यादा क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए सबसे महत्वपूर्ण भाग है। ठीक है, आपके जो है नियम, आपके जो है क्यों बनाना है, कैसे बनाना है, एंजिल का, इनका उनका सबका जो है, इसलिए बजट बनाना अनिवार्य है या नहीं, इसलिए क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है। ठीक है, बजट का उपयोग क्या है ये भी आपको पता होगा, बजट के प्रकार क्या है ये भी पता होगा। ठीक है, देखिए मैंने सारी चीज़ें आप लोगों के लिए, इसीलिए मैंने सब कुछ थंबनेल पर ही डाल दिया है कि जो है आपको अंदर खोजना न पड़े कि हाँ आपने क्या क्या दे रखा है। ठीक है, बजट धन व्यवस्थापन की प्रक्रिया है। सबको पता है कि बजट क्या है, धन व्यवस्थापन की बजट प्रक्रिया है। क्योंकि जो बजट है वो तभी बनता है कि जब आपके पास आय होती है और आप उसको व्यय करना चाहते हो, तो किस तरह से व्यय करते हो, वही धन व्यवस्थापन की प्रक्रिया को बजट बोलते हैं। ठीक है, आपके पास 1000 रुपये है और आपको खर्च करना है कितना, तो जो हम लोग जैसे पैसा आया आपके पास 1000 रुपये, आपने खर्च किया उसको 700 रुपये। अब आपने 700 रुपये ऐसे थोड़ी कहीं भी खर्च कर दिया या कहीं भी रख दिया, या आप सब्जी लेने आया है कोई सब्जी वाला तो आप 700 रुपये दे दिया, आप साड़ी खरीदने गए तो 700 रुपये, ऐसा नहीं होता ना। आपकी 1000 की आय है तो आप उसको 700, 800, 900 जो आप व्यय करोगे उसको हिसाब से करोगे। यहाँ पर इतना खर्च करेंगे, यहाँ पर इतना खर्च करेंगे, यहाँ पर इतना खर्च करेंगे। ठीक है, मैं 980 रुपये खर्च करके 20 रुपये बचा लूँगी। ये आपके बजट का एक जो है मुख्यतः नियम होता है। ठीक है, इसी को बजट कहते हैं। नहीं तो अगर सिर्फ आपको लाना है और कहीं भी पैसा खर्च करना है तो फिर बजट क्या,
जो क्या बोलते हैं कि हमारा इस महीने बजट गड़बड़ हो गया, क्योंकि हम लोग क्या कभी निमंत्रण आ गया कोई अच्छे, मतलब जैसे मान लीजिए आपके मायके से आ गया, आपके ससुराल में आपकी देवर की शादी पड़ गई, देवर ननद की शादी पड़ गई, तो क्या होता है, तो उस महीने बजट गड़बड़ा जाता है। क्यों? क्योंकि ये ऐसी चीज़ें हैं जो टाली नहीं जा सकती और जो कम खर्चे में नहीं हो सकती। ठीक है, तो बजट की ये प्रक्रिया है कि बजट बनाने का मतलब क्या है। अब बजट बनाने को जो धन व्यवस्थापन की प्रक्रिया है उसमें निखिल और डार्सी ने क्या क्या है, देखिए। धन के व्यवस्थापन को सभी प्रकार के आय व्यय के उपयोग की योजना, नियंत्रण और मूल्यांकन के रूप में परिभाषित कर सकते हैं। इसका समान उद्देश्य प्राप्त साधन से अधिकतम संतुष्टि प्राप्त करना है। बजट का मतलब ही इन्होंने भी वही कहा कि आपके पास जो रुपए आ रहे हैं उसको आप लीजिए और उसको आप खर्च कीजिए, आप संतुष्टि पाइए, और कुछ पैसे ऐसे हों कि जिसकी थोड़ी बहुत बचत हो सके, मान लो भविष्य में काम आए, तो जो है आपकी वो बजट की प्रक्रिया होती है। ठीक है, मुख्यतः धन व्यवस्थापन का अर्थ यह होता है कि इस प्रकार का बजट बनाया जाए जहां आवश्यक हो वहां समायोजन किया जाए, मूल्यांकन का उपयोग किया जाए और निर्धारित लक्ष्य को प्राप्त किया जाए। धन को खर्च करने के बाद संतोष प्राप्त हो। आप किसी भी प्रकार का धन व्यवस्थापन करें तो पहले बजट बनाएं, बजट बनाने के बाद कुछ आवश्यक समायोजन, मतलब कि कुछ चीज़ें बदली जा सकें, ऐसा बजट हो। जैसे मान लीजिए अब आपके जो है नवंबर में आपके सारे लगन चालू हो जाएंगे, अभी तो कम है लेकिन फिर बहुत जो है आ जाएंगे, तो बजट ऐसे नवंबर महीने में बनाएंगे, क्योंकि कि जो है हमारे जो बजट है वो डामाडोल ना हो। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप महीने में 4 दिन पनीर की सब्जी खा रहे हैं तो आप उसको 1 दिन कर देंगे। नवंबर फरवरी यही सब समस्या रहती है, जून उधर मई जून में ये सब समस्याएं रहती हैं। उसके बाद में फिर आपका जहाँ 4 साड़ी खुद के लिए लेने का आप विचार बना रखे हो, वहाँ पर आप 2 साड़ी लेकर बोलेंगे चलो ठीक है 2 साड़ी लेकर रख देते हैं, जो है फला के यहाँ से निमंत्रण आया है। तो ये बजट बनाने की समायोजन करने की प्रक्रिया है। बजट योजना के चरण, बजट की योजना के चरण के क्या बात बता रहे हैं कि धन के उपयोग की योजना का सबसे समान तरीका बजट बनाना है। ये मैंने बताया कि भाई धन को किस तरह से हम लोग व्यवस्थित करेंगे, किस तरह से हम लोग रखेंगे, किस तरह से हम लोग खर्चा करेंगे, किस तरह से हम लोग बचाएंगे, वो बजट योजना के चरण होते हैं। ठीक है, बजट की परिभाषाएं देखिए किसने क्या क्या दी हैं। क्रेग एवं रस ने दी है, बजट भूत के व्यय, भविष्य के अनुमानित व्यय और वर्तमान समय के मदों पर निर्धारित व्यय का लेखा जोखा है। मतलब कि भूत मतलब जो हमने खर्च कर दिया है, और भविष्य मतलब कि हम क्या रखने वाले हैं, भविष्य मतलब अपने फ्यूचर के लिए, और वर्तमान समय में हम किन मदों पर निश्चित व्यय कर रहे हैं, मतलब निश्चित खर्चा कर रहे हैं, इसका लेखा जोखा रखना बजट होता है। ये किसने कहा? क्रेग एवं रस ने कहा। महिंद्रा के मान, इनका नाम है महिंद्रा के मान, उनके अनुसार बजट क्या है? उनके अनुसार पारिवारिक बजट भूतकाल के खर्चों का विवरण है, मतलब जो हमने पास्ट में खर्चा किया, जिसमें भविष्य के खर्चों का विवरण और ब्यौरा रहता है। मतलब कि जब आप फ्यूचर के कुछ खर्चों का आप जो है विवरण और ब्यौरा रखेंगे। इसके बाद में जो विभिन्न समय के विभिन्न कार्यों पर खर्च किया जाए, जो अलग अलग समय पर अलग अलग कार्यों पर खर्च किया जाए, ये किसके अनुसार? महिंद्रा के मान के अनुसार है। फिर वेबर के अनुसार क्या है? वेबर के अनुसार है कि पारिवारिक बजट पारिवारिक आय को व्यवस्थित रूप से ऐसी बातों के लिए व्यय करने का तरीका है जिससे कि अधिकतम सदस्यों के सुख व कल्याण में वृद्धि हो सके। वेबर कह रहे हैं कि जो पारिवारिक बजट है वो इस तरह से होता है कि अपने आय को व्यवस्थित रूप से खर्च किया जाए, ठीक है, जिससे अधिकतम सदस्यों, जो आपके पारिवारिक सदस्य हैं, उनको सुख और कल्याण हो, उनका सुख मिले, उनका वो संतुष्ट रहें। ये किसका कहना है? ये वेबर का कहना है। तोमर, गोयल व दर्शन, मतलब 3 लोग हैं, तोमर है, गोयल है और दर्शन है। इनका क्या कहना है? इनका कहना है कि बजट सुनियोजित भविष्य की परिकल्पना है जो कि आय व्यय का निश्चित अवधि के लिए लेखा जोखा प्रस्तुत करता है, तथा बजट प्रत्येक संगठन का अर्थ, व्यवस्थापन, योजना, उसकी सीमा, आदर्श और समय है।
तोमर, गोयल और दर्शन कह रहे हैं कि बजट जो है वो भविष्य के लिए आपका नियोजन है, मतलब कि आप भविष्य के लिए क्या रखना चाहते हैं उसका नियोजन है। आपके आय व्यय की निश्चित अवधि, मतलब कि कितनी आय आई कितनी व्यय हुई, इसका एक जो है समय, टाइम जो है उसका लेखा जोखा प्रस्तुत करता है। बजट जो है प्रत्येक संगठन का अर्थ है, मतलब कि बजट हर चीज़ के काम करने का अर्थ होता है। व्यवस्थापन योजना का एक आदर्श नियम है बजट। अब बजट के सिद्धांत आप सबको पता है कि लोगों का अलग अलग नियम है। जैसे कि राजमल पी देवदास ने कहा, बजट बनाने से भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। क्या कहा कि बजट बनाने से भविष्य में व्यय के द्वारा अधिकतम संतोष प्राप्त होता है। बजट का आयोजन राजमल पी देवदास ने किस प्रकार से किया है, देखो। सबसे पहले पारिवारिक आय आएगी, उसके बाद परिवार की निर्धारित लक्ष्य होंगे, फिर वर्तमान आवश्यकता क्या होगी, फिर भविष्य की आवश्यकता क्या होगी। पहले आय है आप उसको देखेंगे, फिर उसके बाद क्या आपको खर्चा करना है, निर्धारित उनका लक्ष्य क्या है परिवार का वो देखेंगे। उसके बाद खुद की वर्तमान की जो आपके परिवार की जो आपके जितने भी लोगों पर आप खर्चा करते हैं उसकी आवश्यकता देखेंगे, उसको जो है आप दिमाग में रखेंगे। और उसके बाद में परिवार के भविष्य की आवश्यकताओं को आप सोचेंगे कि आगे चलकर अगर मैं कुछ पैसा बचा लेता हूँ या लेती हूँ तो आगे चलकर मेरे किस काम आएगी। ठीक है, ये राजमल पी देवदास ने कहा। अभी एंजिला क्रीज ने कहा, क्या एंजिल नहीं है, ये एंजिला क्रीज है। ठीक है, जो मैं बोल रही हूँ वो एंजिल नहीं है। एंजिल का नियम मैं एकदम लास्ट में बताऊंगी आपको, जाना नहीं, भागना नहीं, छोड़ के पूरी वीडियो देखना। एंजिल का नियम लास्ट में बताऊंगी। फालतू की चीज़ें लाकर 1 घंटे का वीडियो बनाऊंगी नहीं, मैं बहुत ही ऐसी चीज़ लेकर आऊँगी जिससे क्वेश्चन फंसे। और उसके बाद आपको यहाँ पर बजट बनाना नहीं बताना है कि आप जो है 100 रुपये आप सवेरे की जो है नाश्ते में खर्च कर दिए, 100 रुपये आप दोपहर के खाने में खर्च कर दिए, 100 रुपये आप जो है दोपहर के उसमें शाम के नाश्ते में खर्च कर दिए, 200 रुपये आप रात के खाने में खर्च कर दिए। ये नहीं बताना है, ये जो है अलग सी बात हो गई, ये एक व्यवहारिक चीज़ें बात हो गई जो आपको समझाने के लिए बुक में दी होती है। आपको वो चीज़ समझनी है कि बजट क्यों बनता है, कैसे बनता है, क्या नियम है, क्या कारण है, किसने क्या कहा है, किसने क्या समझाया है। ठीक है, ये सब वो है। हर एक पॉइंट, हर एक सेकंड आपको कुछ मिलेगा, खास मिलेगा। ठीक है, इसलिए भागिएगा नहीं। लास्ट में क्वेश्चन पूछूंगी मैं, और लास्ट में क्वेश्चन पूछने के बाद लास्ट में मैं नाम भी बताऊंगी कितने लोग कमेंट करते हैं, कितने लोग आंसर देते हैं। लास्ट तक जुड़े रहिएगा, सबको जिसने कमेंट किया होगा उसको अपना नाम पता चलेगा। ठीक है, इसके बाद में एंजिला क्रीज ने क्या कहा, जितनी आय प्राप्त होती है उससे अधिक खर्च ना करना। भाई आय मेरी 10,000 रुपये है तो मैं 11,000 खर्च कर दूंगी तो 1,000 रुपये उधार लेना पड़ेगा। फिर नेक्स्ट मंथ 10,000 रुपये मेरा पैसा आ रहा है, मेरी तनख्वाह आ रही है, उसके बाद मैं वहाँ पर क्या करूँगी, फिर से मैं 11,000 खर्च करूँगी, फिर से 1,000 उधार लूँगी। फिर नेक्स्ट मंथ जब मेरे पास 10,000 रुपये आ रहा है तो अगर मैं उस महीने 10,000 खर्च करूँगी तो भी 2,000 रुपये जिसका उधारी लिया है उसको चुकाना पड़ेगा। कहाँ से चुकाया जाएगा। ठीक है, मेरा खर्चा तो 11,000 का बना रखा है, तो क्या मैं 7,000 में किसी महीने में निकाल पाऊँगी? नहीं निकाल पाऊँगी। फिर क्या होगा, फिर समस्या यही आएगी कि जिसका मैंने पैसा लिया है वो जो पैसा देने में कठिनाई आएगी। ठीक है, तो जितनी आय उतना ही आपको खर्च करना है। सर्वाधिक जरूरी वस्तुओं पर सबसे पहले व्यय करना। भैया सबसे अच्छी बात है कि आपकी जो सबसे आवश्यक चीज़ें हैं उस पर सबसे पहले खर्च कर दीजिए। जैसे भंडार, अपने जो आपके किचन के सामान हैं उनको भर लीजिए। किसी बच्चे के कपड़े वपड़े फटे हों या नहीं हो उसको ले लीजिए। ठीक है, दवा ववा वाला काम कर लीजिए, घर में कोई ज़रूरत वाली चीज़ें हों तो उसको कर लीजिए। ये सारी चीज़ें, दवा जो है कुछ फर्स्ट एड बॉक्स वगैरह में, किट वगैरह में रखना है उसको कर लीजिए। जूता उता इसका टूटा उटा है उसको सेट सही करवा लीजिए। घर की कुछ चीज़ें हैं मरम्मत वरम्मत वाली उसको करवा लीजिए। उसके बाद जो है थोड़ी सी कम खर्च हो इस पर निगाह भी रखिए कि इसके बाद हम खर्च करें, लेकिन अन्यथा ना खर्च कर दें। मेरी 10,000 की आय है तो बिना मतलब का मार्केट करने चले नहीं जाएं कि भाई मेरे पास साड़ी है, मेरे पास सूट है, मेरे पास सब कुछ है और हम चले गए मार्केट, हमें 1 लिपस्टिक लेना था और जो है मैंने 4 लिपस्टिक ले लिया। ठीक है, अभी आप 150 की 1 लिपस्टिक ले रहे हो और गए मार्केट 4 ले लिए, तो अब वो कितना समस्या आएगा। आपने बताओ कितना आपने नुकसान कर दिया, 450 का नुकसान कर दिया। वो 450
आप 2 महीने बाद जब आपकी लिपस्टिक खत्म होती तो आप लेकर आते, तो कितना जो है आपका बचत होता है कि नहीं। तो इस तरह से सावधानीपूर्वक खर्चा करना चाहिए, नियमित रूप से निश्चित मात्रा में धन को बचाना भी चाहिए कि जो है ठीक है मेरे पास 10,000 रुपये है, मैं 1,000 रुपये बचाऊंगी, हर हालत में बचाऊंगी या बचाऊंगा, ठीक है। अपने धन को उपयोगी बनाने की कोशिश करना चाहिए, और जो धन आपने बचाया है, जो धन आपने खर्च किया है, या जो धन आपने यूज़ कर रहा है, वो सारे धन को आप उपयोग वाला बनाएंगे, अन्यथा नहीं। किसी को बांट दिया, आपने कुछ खर्चा कर दिया बिना मतलब वाला, आपने जो है गायब कर दिया, आपने जो है ध्यान नहीं दिया, इधर उधर रखा, कोई जो है आपका बटुआ मार ले गया, पर्स मार ले गया, ऐसी सब कामें करने से पहले 10 बार आपको सोचना चाहिए कि जो है, जो मेरे मोबाइल चोरी हो जाती है मेरी लापरवाही से, तो वो 20,000 25,000 हमारे जेब से जाता है और बाद में हमें समस्या आती है, ठीक है। आप मार्केट जा रहे हो, आप जो झुमके झाला पहन के चले गए, मोटा सा चेन पहन के चले गए, इस चक्कर में कि 10 आदमी देखेंगे तो देखेंगे हाँ भैया इसके पास तो बड़ा जेवर है, लेकिन वहाँ पर जाते हो और कोई चेन गले से खींच लेता है, तो जो कोई जो है कान से बाला खींच के लेके चला जाता है, देखने वाले तो कुछ नहीं कर पाते, लेकिन आपका नुकसान हो जाता है। तो ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो हमको उपयोग की चीज़ें होती हैं वही उतनी करनी चाहिए, अन्यथा चीज़ें नहीं करनी चाहिए, दिखावटी उखावटी करने के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है। बजट के लाभ क्या क्या होते हैं ये हम लोग देखते हैं। बजट के लाभ होते हैं कि हमें जीवन में अतिरिक्त सबसे अधिक महत्वपूर्ण वस्तु की आवश्यकता हो निर्धारित करने का दबाव डालता है। बजट अगर मेरा बन जाता है तो क्या होता है, उसको ये बजट दिमाग में मेरे डाला प्रेशर पिन करता रहता है कि जिस चीज़ की हमें बहुत ज़्यादा ज़रूरत है मुझे वही सामान खरीदना है, नहीं तो मेरा बजट जो है डगमगा जाएगा। हमें या अपनी आय के सीमा में रहने ही तो आवश्यक होता है। मतलब जब मैं बजट बना लिया, मैंने 10,000 का बजट था मेरा, 10,000 का मैंने बजट बना लिया कि ठीक है इतना यहाँ खर्च करेंगे, इतना यहाँ खर्च करेंगे, इतना यहाँ खर्च करेंगे, 1,000 बचा के रखिए। अब 9,000 मेरे पास है, अब 9,000 को उसने एक सीमा बांध दी है कि 9,000 ही आपके पास है, उसमें पूरे महीने का खर्चा आपको चलाना है। आप कैसे चलाते हो वो आपकी जिम्मेदारी। तो क्या बजट एक नियम बना देता है ना हमारा। यह अनावश्यक व्यय को हटाने में सहायक होता है। भाई अनावश्यक व्यय नहीं ये होने देता है, दीर्घकालीन लक्ष्य को प्राप्त करने में सहायक होता है। दीर्घकालीन लक्ष्य क्या होता है, बजट बनाया आपने 1,000 रुपये बचाया, ये तो मैं एक उदाहरण 10,000 रुपये का दे रही हूँ। 10,000 रुपये वाले जो है बेचारे आगे चल के इतना वो नहीं कर सकते, लेकिन जिसके पास 50,000 रुपये महीने आ रहा है, इसके पास 60,000 रुपये महीने आ रहा है, जो सरकारी से आप सरकारी नौकरी पा जाओ, आप TGT PGT LT GIC DSSB आपने क्लियर कर दिया और आपको नौकरी मिल गई, तो आपके पास 60,000 65,000 तनख्वाह आ रही है, तो आप क्या करेंगे कि आप जो है 30,000 20,000 इस तरह से बचाएंगे। तो वो दीर्घकालीन आपका लक्ष्य क्या हो जाएगा कि बच्चे को पढ़ाना है, बच्चे को बाहर भेजना है, घर खरीदना है, ज़मीन खरीदनी है, बेटी की शादी करनी है, बेटे को नौकरी दिलानी है, कुछ भी करना है, तो आपके दीर्घकालीन लक्ष्य को पूर्ति करने में आपका मदद करता है। धन व्यवस्थापन की शिक्षा प्रदान करता है। सबको पता है धन की व्यवस्था करना कैसे होता है। यह उत्तम संदर्भ प्रदान करता है, मतलब कि यह उत्तम आपको एक जो है बढ़िया खास जो है एक आपको मोटिव दे देता है कि जो है हाँ आपको ऐसा ऐसा करना चाहिए, ठीक है। संदर्भ मतलब एक मोटिव दे देता है आपको। फिर बजट का महत्व क्या होता है। अब भाई परिवार के लिए बजट का महत्व क्या होता है, देखो जब हम लोग बजट बना लेते हैं ना, हम जब परिवार वाले बजट बना लेते हैं, हम और आप, हम लोग गृहिणी ही तो हैं, हम लोग जब बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं, जब लोग बजट बनाते हैं तो क्या करते हैं, हम लोग अपने परिवार को अपने आप को ये सोच कर बजट बनाते हैं कि हर व्यक्ति हमारा अगर जो 6 साल का 6 महीने का अगर बच्चा है उससे लेके और हमारी जो 60 साल की सास हैं या मेरी मम्मी हैं या मेरी 80 साल की दादी हैं, उनके तक जो है परिवार के हर लोगों के लिए बजट को मुख्य रूप से तैयार करना पड़ता है, ठीक है। आपको बजट इस तरह से बनाना पड़ता है कि परिवार के लिए वो महत्वपूर्ण हो, परिवार को उसको समझ में आए, ठीक है। इन जो है मतलब सामान्यतः प्रत्येक परिवार के धन का जो सीमित साधन होता है सबके पास होता है, ठीक है, जबकि आवश्यकताएं असीमित होती। सबको पता है आवश्यकता की असीमित की बात ही है ना। जैसे हम आपको पढ़ा रहे हैं, अब हम आपको पढ़ा रहे हैं, हमारा यहाँ पर जो है एक जो हमारा उपकरण है जिससे हम पढ़ा रहे हैं, हमारा मन करेगा कि इससे बड़ा उपकरण ले, हमारा मन करेगा उससे अच्छा हो जाए, मेरा मन करेगा उससे अच्छा हो जाए। तो आवश्यकता तो असीमित है मेरी, लेकिन हमारे पास व्यवस्था क्या है वो चीज़ में देखनी है ना कि भाई जिस उपकरण से हम आपको पढ़ा रहे हैं अभी मेरे पास उसी की व्यवस्था है, नेक्स्ट टाइम हो सकता है मेरे पास व्यवस्था ज़्यादा हो जाए, हो सकता है और ज़्यादा हो जाए, वो अलग सी बात है, ठीक है।
और जो है सारी चीज़ों को जो है आपको दीर्घकालीन लक्ष्य सब कुछ देखते हुए सब कुछ जो है आपको महत्व रखते हुए परिवार का तब आपको बजट बनाना चाहिए। ठीक है, इसके बाद में आपका आ जाता है समाज शास्त्रियों के लिए क्या महत्व होता है। समाज शास्त्रियों के लिए महत्व होता है कि जो है परिवार की आर्थिक स्थिति किस प्रकार से पारिवारिक विघटन पर प्रभाव डालती है, यह समाजशास्त्रियों का अध्ययन का विषय हो जाता है। समाजशास्त्री ये सोचते हैं कि भाई पैसा आया है और पैसा अत्यधिक या कम खर्च हो रहा है, कोई कंजूसी कर रहा है, कोई मितव्ययता कर रहा है और कोई बहुत अधिक खर्च कर रहा है। मितव्ययता वाले का तो परिवार बड़ा बढ़िया देख रहे हैं हम लोग, और जो कंजूसी कर रहा है उसके यहाँ भी रोना पिटना पड़ा हुआ है, और जो ज़्यादा खर्च कर रहा है उसके यहाँ भी रोना पिटना पड़ा हुआ है। ठीक है, तो जो है ये समाजशास्त्रियों के एक जो है सर्च का आपका विषय बन जाता है। अर्थशास्त्रियों का क्या महत्व होता है। अर्थशास्त्रियों के लिए महत्व होता है कि ये बजट के अध्ययन से जो है रुपए पैसे की परिस्थिति पता लगा सकते हैं कि किस देश में जैसे मान लीजिए हमारे देश में ज़्यादा खर्चे हो रहे हैं तो बाज़ार में रुपए ज़्यादा आ रहे हैं, तो इससे पता चल जाएगा कि यहाँ के लोग ज़्यादा खर्च करते हैं। जैसे हम लोग क्या कहते हैं, अमेरिका में जो लोग ज़्यादा खर्चा करते हैं, हम लोग बोलते हैं ना सऊदी में गोल्ड सस्ता है बोलते हैं, तो क्या हम लोग सबके घर जाके पूछते हैं, या जो है क्या अर्थशास्त्री लोग सबके घर जाके पूछते हैं कि भैया तुमने एक हार लिया कितने का ले। ऐसा नहीं होता ना, वो मार्केट से वहाँ के मार्केट से जाकर निकालते हैं ये चीज़ कि भैया यहाँ पर सोना 10 ग्राम कितने का है, इतने का है। ज़्यादा लोग खरीदते हैं, ज़्यादा लोग खरीदते हैं, वो उनका अपना एक नियम आता है। और इसके बाद पता चलता है कि हाँ यहाँ पर सोना सस्ता है, तो फला देश से सऊदी में जो है लोग सोना इतने प्रतिशत ज़्यादा खरीदते हैं। ठीक है, तो ये अर्थशास्त्रियों का काम है। समाज सुधारकों के लिए क्या महत्वपूर्ण है, तो समाज सुधारकों के लिए ये क्या महत्वपूर्ण होता है कि ये जो है कि किसी को अगर इसकी गलत आदत पड़ जाती है अन्यथा खर्च करने की, या कम खर्च कर रहा है, कंजूसी कर रहा है, तो वो उसको थोड़ा से जो संभालने की कोशिश करते हैं कि जो ठीक है भैया आप अनावश्यक व्यय नहीं करो, आप मतलब ठीक ठाक काम करो आप। और उसके बाद में जो बहुत कम खर्च करता है उसको थोड़ा मोटिवेट करते हैं कि भैया देखो आवश्यकता ज़रूरी है, उसमें से भी कटौती नहीं की जा सकती, उसमें भी अगर आप कटौती करोगे तो आपको समस्या आएगी, परिवार बेचारा परेशान होगा। ठीक है, फिर सरकार के लिए क्या महत्व है इसमें। अब सरकार के लिए इसमें महत्व क्या है कि बजट जो होता है वो जो सरकार के बजट के द्वारा देश के विभिन्न वर्गों की आर्थिक स्थिति पता चलती है। ठीक है, जैसे जो है आपकी निर्मला सीतारमण बजट लेकर आती हैं, सत्र में 2 बार बजट लेकर आती हैं। फला बजट आया, ये यहाँ के लिए आ गया, 10 करोड़ रुपए वहाँ आया, 26 करोड़ रुपए वहाँ आया, 600 करोड़ रुपए वहाँ आया, 800 करोड़ रुपए वहाँ आया। ये आपके सरकार के बजट होते हैं। ठीक है, अब राजनीतिक लोगों के लिए क्या महत्वपूर्ण है। राजनीतिक लोगों के लिए महत्वपूर्ण क्या होता है कि कर लगाने के पश्चात जनता पर उसका क्या प्रभाव पड़ता है, इसका अध्ययन राजनीतिक में दिखाई देता है। ठीक है, राजनीति तो होती है, जैसे मान लीजिए निर्मला सीतारमण आपकी जो है वित्त मंत्री हैं, तो वो जो है क्या कर रही हैं, वो अब बजट जो बना रही है, जो दे रही है, उससे हमारी जनता पर प्रभाव कैसा पड़ रहा है, अच्छा पड़ रहा है, बुरा पड़ रहा है, उसको विपक्ष पार्टी का जो नेता होता है, विपक्ष पार्टी जो होती है उस पर बिल्कुल दिमाग और ध्यान रखती है और उसकी आलोचना करती है, कमियां निकालती है। तो ये राजनीतिक पक्ष हो गया। ठीक है, फिर पारिवारिक बजट में व्यय की प्रमुख मदें क्या होती हैं। भाई पारिवारिक बजट में पहले भोजन, कपड़ा, मकान। ठीक है, सब लोग सुने होंगे, पहले पेट भरेगा, जब पेट भरने के बाद पैसा बचेगा तो हम लोग कपड़ा पहनेंगे, और जब तन ढकने के बाद भी बचेगा तो हम लोग घर बनाएंगे, और जब घर बन जाएगा उसके बाद जो है घरेलू व्यय, अन्य घरेलू व्यय करेंगे। मतलब कि घर बन गया, अब हमारे पास भोजन भी आ रहा है पेट भर के, हमारे पास कपड़ा भी पहनने से एक आध सेट ज़्यादा ही आ रहा है, हमारे पास घर छतवत हो गया। अब हम अन्य क्या करेंगे, घर को सजाने की व्यवस्था करेंगे, बच्चों को और कपड़े देंगे, इसके बाद टीवी लगाएंगे, फ्रिज लगाएंगे, कूलर लगाएंगे, वॉशिंग मशीन लगाएंगे, एसी लगाएंगे, फिर इस तरह से अपनी व्यवस्था को करेंगे। फिर शिक्षा देना शुरू करेंगे। भाई अब चलो ठीक है, भोजन, कपड़ा, मकान हो गया, थोड़ी थोड़ी अन्य आवश्यकताएँ पूरी हो गई कि बच्चा मनोरंजन भी कर सकता है, ये सारी चीज़ें कर सकता है, जो हो गया वो। अब शिक्षा देंगे, अब शिक्षा देंगे तो उसके बाद भाई शिक्षा देंगे, बच्चा बाहर जा रहा है तो बीमार भी पड़ेगा, हम बाहर कमाने जा रहे हैं बीमार भी पड़ेंगे, औरत घर में दिन भर काम कर रही है अगर हाउस मेकर है तो जो है वो बीमार पड़ेगी तो दवा लेना पड़ेगा, तो स्वास्थ्य को देखेंगे। फिर स्वास्थ्य अच्छा हो गया, बच्चा पढ़ लिया, माँ बाप पढ़ा दिए, माँ बाप भी शिक्षित हो रहा है उसके बच्चे के साथ में, इसके बाद जो है बीमारी का भी एक रास्ता बन गया कि अगर कोई बीमार पड़ेगा तो हम उसको
दवा कराएंगे, स्वास्थ्य वगैरह के लिए मेरे पास धन इकट्ठा हो गया, अब मनोरंजन चाहिए तो भैया अब टीवी चाहिए, मोबाइल चाहिए, आपके पास जो जैसी सुविधा, रेडियो चाहिए, ट्रांजिस्टर चाहिए, आपको जो है टेप रिकॉर्डर चाहिए, आपको जो है जो भी चाहिए आपको वो लेकर आएंगे। मनोरंजन भी हो गया। अब जो पैसा बचेगा वो हम करेंगे, घूमेंगे फिरेंगे। ठीक है, अब हमने सारी इच्छाएं पूरी की हैं, अब हम लोग घूमे फिरेंगे, अब हम लोग यातायात को जो है देखेंगे। ठीक है, अब यातायात भी, अरे हमने घूम फिर लिया, हम लोग खुश हो गए, सब कुछ हो गया, अब हम लोग बचत के बारे में सोचेंगे। ठीक है, तो इतने आपके जो है नियम होते हैं कि आपने पहले रोटी खाई, फिर कपड़े पहने, फिर घर बनाया, फिर घर को सजाया, फिर बच्चे को शिक्षित किया, फिर उसके और अपने परिवार के स्वास्थ्य के लिए जो है डॉक्टर के जो भर का आपने वो व्यवस्थित किया, फिर आपने मनोरंजन के लिए व्यवस्थित किया, फिर आपने यातायात घूमने फिरने, आपको घूमना फिरना है उसको व्यवस्थित किया, और उसके बाद आप बचत किए। ठीक है, अब बजट बनाने के चरण, बजट बनाने के चरण क्या क्या हैं देखिए। बजट बनाने के चरण मुख्यतः 3 होते हैं। आय का अनुमान लगाया जाए, व्यय का अनुमान लगाया जाए, और व्यय को संतुलित जो है रखा जाए, संतुलन स्थापित किया जाए। ठीक है, किंतु वास्तव में केवल यह जानकारी अपर्याप्त रहती है, इसलिए बजट में कुछ और चरणों को सम्मिलित किया जाता है। बजट को 2 विधियों द्वारा, अब भाई कुछ और चरण, अब जैसे आय अनुमान लगा लिया गया, व्यय अनुमान लगा लिया गया, संतुलन स्थापित कर लिया, ये तो 3 है। लेकिन इसमें क्या है भाई, आय का आप अनुमान लगाए, आय खर्चा हो रही है ना, व्यय का अनुमान लगाए, व्यय पता नहीं कहाँ कहाँ जा रहा है, व्यय में संतुलन स्थापित कर लिए, लेकिन व्यय में संतुलन भी स्थापित करने का कोई तरीका है ना। ऐसे थोड़ी है कि जो है आप व्यय में संतुलन स्थापित करने, कभी कभी कितना भी संतुलन स्थापित करते हैं खर्चा ज़्यादा हो जाता है। कभी भी आप कितना भी जो है सोचें कि जो है ठीक है हमें अब आज बचाना नहीं है, फिर भी आपकी आदत की वजह से आप बचा ले जाते हैं। ठीक है, तो कुछ अलग अलग चीज़ें भी आ जाती हैं, ऐसा तो नहीं कि लिखित बातें, भाई घरेलू चीज़ों में लिखित बातें ही नहीं चलती हैं। आपको हर स्थिति में उस बातों को आपको जो है ज़मीन पर लाना पड़ेगा। ठीक है, बजट की 2 विधियां बनाई जाती हैं, एक आय पर आधार और दूसरा व्यय पर आधार। ये तो बजट भाई 2 विधि होता है भाई, बजट का मतलब ही होता है आय आया और व्यय आया, और तीसरा आपका जब आय व्यय खत्म हो गया तो फिर व्यय बचत हो गया उसके बाद में। ठीक है, निर्धारित बजट के समय अवधि में पारिवारिक सदस्यों के लिए आवश्यक वस्तुओं व सेवाओं की सूची बना। जैसे कि आपने बजट बनाया है, बजट बनाने के बाद परिवार के सदस्यों की जो आवश्यकता है उसको देखना है, और फिर उनकी सेवाओं की सूची, मतलब पहले उनको देख लेना है। ठीक है, जैसे परिवार में बहुत अलग अलग चीज़ें रहती हैं, अलग अलग व्यक्ति रहते हैं, उनकी जो है एक समय के अनुसार निश्चित कर दिया जाए बजट उनका, 1 माह में क्या क्या करना है वो देख लिया जाए परिवार के लिए, उनको जितने रुपए की आवश्यकता है उसको रख ली जाए कि हाँ इतना रुपया परिवार में लगेगा। उसके बाद उनकी आवश्यकताओं की मात्रा का अनुमान लगा लिया जाए, उसके बाद उनको उस हिसाब से व्यवस्थित किया जाए परिवार के लोगों को और परिवार को। ठीक है, फिर इनको वर्गीकृत कैसे किया जाएगा, किसको, आपके पारिवारिक सदस्यों की आवश्यकताओं को, कि वस्तु और सेवा अनेक प्रकार की होती हैं। भाई सामान भी अनेक प्रकार का होता है, भाई किसी को कॉपी चाहिए, मान लीजिए आपके और मेरे बच्चे हैं, उनको जो है कॉपी और कपड़ा चाहिए। ठीक है, आपकी जो है सास हैं, उनको जो है जीवन बीमा की कुछ उनकी इंस्टॉलमेंट भरने हैं। ठीक है, आपके पति देव हैं, उनको जो है अपने परिवार को देखने के लिए जो पैसा है उसके पैसे, उसके बाद उनको अपनी गाड़ी के लिए पैसा चाहिए, उनको अपनी कार के लिए पैसे चाहिए, उनको अपनी खुद के लिए पैसे चाहिए। ठीक है, आप हैं, आपको अपने जो है आप स्कूल जा रही हैं, आप पढ़ाने जा रही हैं, पढ़ने जा रही हैं, कोचिंग जा रही हैं, कहीं भी जा रही हैं, तो आपको अपने लिए चाहिए। थोड़ा सा आपको हर महीने अपने आप को तैयार करना है, कुछ सामान खरीदने हैं, उसके लिए पैसे चाहिए। तो सब व्यक्ति के लिए अलग अलग आवश्यकताएं होती हैं, उनको देखने के बाद, उसको निर्धारित करने के बाद तब उपशीर्षक बनाया जाता है कि हाँ ये चाहिए परिवार को। ठीक है, फिर क्या है, सूची को विस्तृत करना। सूची को विस्तृत करना मतलब कि जो आपकी जो है परिवार की जो मतलब सूची बन, जैसे अब हम लोग ने बताया ना भोजन पर इतना खर्च हो गया आपके परिवार वाले, कि हाँ भैया जो आपका था भोजन पे खर्चा हो गया, जो है वस्त्र पे खर्चा हो गया। जब वर्गीकृत किया जा रहा है तब इसके बाद आवास पे, शिक्षा पे, चिकित्सा पे, परिवहन पे, मनोरंजन पे, जो जो मैंने बताया उस सब पे खर्चा हो गया। ठीक है, अब उसके बाद आपके पास जो बचा वो आपके बचत इसके बाद से हो गया। अब सूची को विस्तृत करना मतलब जो आपने ये सूची बनाई अब उसको विस्तृत कैसे किया जाएगा। अब कुछ चीज़ें जैसे नहीं लिखी, जैसे कोई चीज़ें भूल गई, जैसे मान लीजिए हमने बजट बना लिया अपना
कि महीने का आज 1 तारीख है, हमने बजट बना लिया, तनख्वाह आ गई, एक बजट बना लिया हमने कि जो है पहले हम अपने किचन का सारा सामान ले आएंगे, उसके बाद अपने बच्चों के स्वेटर वगैरह छोटे हुए होंगे उसको ले आएंगे, उसके बाद अगर हमें चद्दर वद्दर की आवश्यकता होगी उसको ले आएंगे, उसके बाद में जो है कहीं रेंट वेंट डालना होगा, अगर बिजली का बिल भरना होगा, पानी का बिल भरना होगा, उसको भर देंगे। उसके बाद डॉक्टर वाक्टर को जो दिखाना है, हर महीने का जो दवा ववा लगता है उसको कर लेंगे। फिर उसके बाद में जो है कहीं जाना है, कहीं घूमना है, या मार्केट जाना है, या हमें अपने स्कूल जाना है, या हमें अपनी नौकरी पे जाना है, तो उसके लिए किराया रख लेंगे। उसके बाद अब ये सब भाई टीवी में रिचार्ज करना है, मोबाइल में रिचार्ज करना है, ये कर लिए। उसके बाद में जेब खर्चा रख लिए। अब ये सब तो रख लिए और बचत कर लिए कि ये भविष्य के लिए हो गया। अब बताओ, अब लगन का महीना चल रहा है, अब लगन का महीना चल रहा है तो जो है क्या करेंगे, अब लगन वाली चीज़ें, साड़ी खरीदनी पड़ेगी, निमंत्रण देना पड़ेगा, तो वो चीज़ें क्या होंगी, वो हमारे आवश्यक वाली चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो ये सूची का विस्तार हो जाता है। संबंधित महत्व निर्धारित करना। अब इसका संबंधित महत्व क्या निर्धारित किया जाएगा कि सूची में वस्तुओं का जो होता है वो आवश्यक, उपयोगी और विलासिता के अनुसार महत्व जो है लगता है, क्रम में रखा जाता है। ठीक है, जैसे बोनस मिलने वाला है तो उसमें पारिवारिक यात्रा का आयोजन किया जाता है। ठीक है, या बोनस मिलने वाला तो सबको चलो एक एक सेट कपड़ा दिला देते हैं, बोनस मिलने वाला है चलो सबको फिल्म दिखा देंगे, तो ऐसे ही तो होता है। तो ये क्या है, ये संबंधित महत्व निर्धारित करता है, मतलब इन सबसे संबंध, परिवार को खुश करने के लिए सब काम हम लोग करते हैं। इसके बाद क्या है, इसके बाद इच्छित मदों की कीमतों का अनुमान लगाना। अब इच्छित मदों की कीमतों का अनुमान लगाना, प्रत्येक वर्गीकरण को जोड़ना और पूर्ण बजट बनाना है। ठीक है, अब कहने का मतलब यह है कि इच्छित जो मद हैं, मतलब कि जो आपकी इच्छा वाले जो है ज़रूरत है, उनको आप पहले जो है देखेंगे। ठीक है, उसके बाद में आप क्या करेंगे कि वर्गीकरण करेंगे और वर्गीकरण को जोड़ेंगे। बजट बनाने का दूसरा चरण है, यदि जो है पहली बार बजट बना रहे हैं तो आप क्या करेंगे, इसमें आप इसमें जो है अपने ज़रूरतों को जोड़ेंगे। ठीक है, उसके बाद आप जो है उसका पूर्ण बजट को जोड़ेंगे, मतलब जो पूरे का जो पूरा बजट है उसको जोड़ेंगे, और उसके बाद आप योग करेंगे कि कहाँ कहाँ ज़्यादा खर्चा हुआ, ये मेरी ज़रूरत है, मेरी मद है, मेरा इच्छा, मेरी इच्छा की ज़रूरत है, और इसके बाद में ये बजट था, इसमें मेरी इच्छा की चीज़ें जुड़ गई हैं, अब ये क्या मेरे मतलब खर्चे में सम्मिलित हो पाएगा, अगर हो जाएगा तो अच्छा, नहीं हो पाएगा ठीक है, कुछ आज कर लेते हैं, कुछ कल कर लेंगे। तो ये आपके इच्छित मद आ गए। ठीक है, फिर उसके बाद में संभावित आय का अनुमान लगाना और जोड़ना। अब संभावित आय का क्या मतलब होता है, संभावित आय का मतलब होता है बजट में वास्तविक होना या ना होना संभावना आय के अनुमान पर ही निर्धारित होता है। ठीक है, मतलब कि हमने बजट बनाया और बजट वो उपयोग हो रहा है, ये वास्तविक जो है वो संभावना है कि हाँ चलो इतना आएगा, और इतने से मान लीजिए हम तनख्वाह पाए तो इतना आएगा, इतना हम जो है ये करेंगे। अब संजोग से गुजरात में पुल टूट गया है, पता चला एक एक दिन की तनख्वाह काट रहे हैं, या पता चला दो दो दिन की तनख्वाह काट रहे हैं, तो क्या होता है कि एक दिन की तनख्वाह, 2 दिन की तनख्वाह काटने का मतलब हो गया 4,000 रुपये, एक दिन का तनख्वाह काटने का मतलब हो गया 2,000 रुपये, 1,500 रुपये, 1,000 रुपये, जो जैसे जिसका भी जो है 1,000, 1,500, 2,000 जो भी है, तो एक दिन की 2 दिन काट ले तो क्या हुआ, बजट थोड़ा डामाडोल हुआ ना। हम जहाँ 10,000 रुपये बचा रहे थे वहाँ हम 6,000 बचाएंगे, और अगर हम 10,000 बचाना, भाई कुछ चीज़ें जो है आपकी अनिवार्य बचत में जाती हैं, वहाँ से नहीं तो हमें यहाँ से कट करना पड़ेगा। तो ये सारी चीज़ें क्या होती है, संभावित आय का अनुमान लगाना और जोड़ना। व्यय का आय को संतुलित करना, व्यय और आय को संतुलित करना। भाई व्यय आपकी खर्चे और आय, मतलब पहले आप आय देख लो और उसके बाद व्यय करो, तो वो संतुलन बनाए रखना अनिवार्य होता है। ठीक है, और इसके बाद आय में वृद्धि। आय में वृद्धि का क्या मतलब होता है कि थोड़ी सी वृद्धि, अगर आय जैसे बोनस मिल गया तो बड़ी खुशी मिलती है, हम लोग इतना कमा लो, इतना कमा लो, उसके बाद लेकिन बोनस मिलता है तो हम लोग कहते हैं बोनस मिलेगा तो ये काम करेंगे। ठीक है, ट्यूशन से कोई जैसे मान लीजिए कि कोई नौकरी कर रहा है और कोचिंग भी कर रहा है, तो उसको कोचिंग से भी पैसा मिल रहा है, तो क्या होता है कि चलो ये नौकरी वाला पैसा बच जाएगा और कोचिंग वाले पैसे से हम ये काम करेंगे। ठीक है, या जो है आप कुछ भी कर रहे हो, कुछ भी अलग से काम कर रहे हो, वो चीज़ें आपकी क्या होती हैं, अतिरिक्त आय में आ जाती हैं, आय में वृद्धि कर देती हैं। ठीक है, फिर क्या है, आय में वृद्धि, व्यय में कटौती। ये वे लिखा है ना, यहाँ वे लिख उठा है, मैं इसको सही कर देती हूँ। ठीक है, ये वे लिख उठा है तो इसको मैं सही कर देती हूँ, 1 मिनट। ये कहाँ,
ये वे लिखा हुआ है, इसको व्यय कर लीजिएगा, आधा वाह और डबल या, ठीक है, व्यय हो गया। तो आय में वृद्धि बढ़ोतरी, जो अव्यय में कटौती, मतलब अन्यथा जो हम लोग खर्च करते हैं उसको कम कर दें, ठीक है, उसको कर, भाई ज़रूरत वाली चीज़ें तो हम लोग खत्म नहीं कर सकते, उसको तो करना ही है, लेकिन जो हम लोग अनावश्यक खर्चा कर रहे हैं उसको हम लोग क्या करें, उसको हम लोग ख़त्म कर दें। फिर बजट का निरीक्षण करके देखें कि उसकी सफलता हेतु व्यवहारिक आशाएं कितनी हैं, ठीक है। अब हम लोग बजट का निरीक्षण करेंगे और देखेंगे कि जो है हमने इतना बजट बना लिया, ये सारी चीज़ें देख ली, अब बताओ कि उसकी सफलता की आशा है कि नहीं है, ठीक है। अब जैसे मान लीजिए कि आपने बजट वगैरह सब तैयार कर लिया, उसके जो है अपना सब कुछ कर लिया, लेकिन बजट में परिवार के सभी सदस्यों की आवश्यकता का भी ध्यान रखा गया है कि नहीं, ये आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। आकस्मिक चीज़ों का ध्यान रखा है, मैं बार बार कह रही हूँ, जैसे आपका आ गया, मान लीजिए सपोज दैट ईश्वर न करे किसी के साथ ऐसा हो, लेकिन फिर भी मान लीजिए कोई जा रहा है, एक्सीडेंट हो गया, पैर टूट गया, हाथ टूट गया, वो हॉस्पिटलाइज्ड हो गया, तो अब हॉस्पिटलाइज्ड आदमी को आप क्या करोगे, तो पैसा खर्च होगा ना, तो कुछ चीज़ें ऐसी होनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में आप मौसम का, जैसे भी मैंने बताया सर्दी आ रही तो बच्चों का कपड़ा का ध्यान देखना पड़ेगा, अपने कपड़े का ध्यान देना पड़ेगा, तो ये सारी चीज़ें हैं कि सब की चीज़ें पूरी हुई हैं कि नहीं। अब बजट का नियंत्रण, बजट का नियंत्रण मतलब कंट्रोलिंग ऑफ द बजट, बजट पर क्या नियंत्रण है। अब बजट का नियंत्रण का मतलब क्या हो गया कि जो है बजट पूर्ण रूप से तैयार करने के पश्चात उसको उपयोग में लाया जाता है। बजट बन गया, उसको उपयोग में लाने के बाद हम लोग देखते हैं कि बजट बनाने से पहले उस पर नियंत्रण रखा गया कि नहीं, मतलब खर्चा करने से पहले बजट बनाने में नियंत्रण रखा गया कि नहीं। ऐसा तो नहीं बजट बनाए जा रहे हैं, लिख दिए कि चलो ठीक है आज इस महीने 20,000 का सामान किचन का लेके आएंगे, इसके बाद लिख दिए कि इस महीने हम 20,000 रुपये का कपड़ा खरीदेंगे, फिर हमने लिख दिया कि इस महीने हम जो है 10,000 रुपये अपने घर में जो है सजाने का सामान लेके आए, 50,000 रुपये हो गया, आपको तनख्वाह 50,000 रुपये मिल रही है, आपने किचन का सामान नोट कर दिया, आपने 10,000 घर सजाने का सामान नोट कर दिया, 20,000 आपने कमाने वो कपड़ों का सामान का नोट कर दिया। अब बताओ किसी को चोट लग जाती है, किसी की निमंत्रण है, आपके घर के कुछ चीज़ें टूट जाती हैं अचानक से, ऐसे कभी कोई चीज़ टूट सकती है, आपका फ़ोन गिर के टूट सकता है, उसको बनवाना है या नया खरीदना पड़ेगा, तो क्या करेंगे आप। तो ये सारी चीज़ें देखनी है, बजट पर नियंत्रण बनाना है, ठीक है। निरीक्षण करना है कि क्या है कि आपको निरीक्षण ये करना है कि आपके जो बजट बनाए हैं वो ढंग से बनाया है कि नहीं, उसमें सारी चीज़ें दी हैं कि नहीं, सारी चीज़ों का प्रयोग किया है कि नहीं। व्यय की जाने वाली धनराशि का मानसिक और यांत्रिक निरीक्षण, जो आपने व्यय किया है, जो धन को व्यय करना है उसका निरीक्षण करिए कि जो है जो व्यय करनी है धनराशि उसका दिमाग से कि हाँ सही है कि नहीं, कि मैंने कम तो नहीं लिख दिया, मैंने ज़्यादा तो नहीं कर दिया, उसको देखिए। यांत्रिक, यंत्र मतलब कि आप ध्यान से उसको देख लीजिए कि किसी की माध्यम को, किसी की चीज़ों को, किसी के उसको जो है कोई कमी तो नहीं आ रही है, ठीक है। कहने का मतलब क्या है कि जो है आप जो भी आप बनाते हैं बजट को, उसको आप देखेंगे कि भोजन पर कितना खर्चा हो रहा है, उसको आप देख सकते हैं कि भाई फला डिब्बे में क्या दिया, फला लिफाफे मतलब कि क्या है, अलग है, कुछ है। कहने मतलब ये कोई भोजन पर 300 रुपये खर्च कर रहा है, ठीक है, और उसको जो है 300 रुपये अलग रख दिया, जब उसकी महीने की लास्ट आ रही है तारीख, तो जो है औरतें क्या होती है, देखो क्या करती हैं कि जो है उनके पास उस समय पैसे जो है जो रहते हैं वो 300 रुपये रहते हैं। तो क्या होता है कि अब आपने वो जो है आपने जो बजट का जो धनराशि का मानसिक तो किया है कि हाँ चलो ठीक है, लेकिन मान लो मैंने बचा के कहीं रख लिया 300 रुपये, और उसके बाद जब लास्ट टाइम खर्चा, जैसे मान लीजिए कभी हम लोग खत्म, जीरा ख़त्म हो गया, कभी हम लोग का जो है पॉलिश ख़त्म हो गई, कभी हम लोग का जो है ब्रश ख़राब हो गया कपड़ा धुलने वाला, कभी हम लोग का टूथ ब्रश ख़राब हो गया, कभी पेस्ट ख़त्म हो गया, हमने महीने भर का मंगाया लेकिन फिर भी ख़त्म हो गया, तो जो चीज़ें कुछ होती हैं वो आ जाती हैं, ठीक है, यहाँ पे मतलब कहीं रख दिया है वो सब आ जाते हैं, ठीक है, वरना फिर समस्या आती है। इसी को मितव्ययता कहा जाता है। अब हिसाब किताब द्वारा निरीक्षण, अब आप हिसाब किताब किस हिसाब से रखते हैं, ठीक है, उसका आपको निष्कर्ष निकालना चाहिए कि जो है आपने हिसाब किताब रखा कि नहीं रखा, कितना सही रखा, कितना गलत रखा, आपने 15% खर्च किया या 10% खर्च किया, 15 रुपये खर्च किए, 10 रुपये खर्च किए, ये सारी चीज़ें आपको देखनी है। फिर जब बजट निरीक्षण पत्रक करने मतलब जब बजट आप देखेंगे उसका जो है एक चित्र के अनुसार आप कॉलम बनाएंगे, एक तरफ सामान लिखेंगे, एक तरफ रुपया लिखेंगे, उसके बाद आप जो है उसको
जो है सारी चीज़ों को मिलाए जुलाएंगे, देखेंगे, समायोजन करवाएंगे, यही समायोजन की आवश्यकता होती है। तब उसके बाद आप लास्ट के टाइम में, एकदम से लास्ट में आप अपने बजट को धरातल पर लेकर आएंगे, जब मूल्यांकन कर लेंगे बजट का, धन के उपयोग का मूल्यांकन, मतलब कि आपने बजट आपने ये सब किया और बजट को उतार दिया धरातल पर, कहने का मतलब घर में आपने लगा दिया अपने पैसों को, बजट को, ठीक है। और इसके बाद जब आपके पूरे महीने चला और उसके बाद जब आप मूल्यांकन करेंगे तो आपको पता चलेगा कि आपने बजट किस हिसाब से बनाया था, आपका बजट दुरुस्त था कि दुरुस्त नहीं था, ठीक है। तब आपको ये पता लगेगा कि आपका बजट दुरुस्त था कि नहीं दुरुस्त था, ठीक है। कभी कभी लंबे समय के लिए समायोजन की आवश्यकता पड़ जाती है, ठीक है, क्योंकि कभी कभी हम लोग के जो वो होते हैं रुपए पैसे होते हैं, उनको इस हिसाब से करना पड़ता है कि ठीक है जो है आज इस मान लीजिए आपके खर्चे 5,000 ज़्यादा हैं, आपने 5,000 ज़्यादा खर्च कर दिया, किसी से उधार मांग के आप लेकर आए हैं, तो आप क्या करेंगे, उससे बोलेंगे भैया हम 4-5 महीने में दे देंगे। अब आप अपने खर्चे में से हर महीने 1,000 रुपये बचा रहे हैं और 5वें महीने उसको आपने उसका उधारी चुकता कर दिया, चुका दिया, तो आपकी क्या होगी, ये आपके समायोजन हो गए, लंबे समय वाले समायोजन हो गए, ठीक है। बजट या धन का उपयोग का मूल्यांकन। अब लास्ट टाइम आप लोग क्या करेंगे कि जो है जब सारा बजट बन गया, अब सब कुछ हो गया, तो उसके बाद में जो है सारे परिवार को जो है आपने सब कुछ अपना लगा दिया, परिवार को अपने सारे दे दिया, खर्चा कर दिया, सारा सब कुछ कर दिया। तो जब लास्ट टाइम महीना आपने पूरा चलाया, उसके बाद जब लास्ट टाइम आएगा तो आप मूल्यांकन करेंगे कि हाँ मैंने बजट बनाया था और ये बजट कितना चला, कितना उचित था, कितना गलत था, मितव्ययता कहाँ पर थी, कहाँ पर ज़्यादा खर्चा हो गया, कहाँ पर कम खर्चा हो गया। जहाँ कम खर्चा होगा वहाँ पर आप उसको व्यवस्थित करेंगे, जहाँ पर ज़्यादा खर्चा होगा वहाँ पर भी आप उसको व्यवस्थित करेंगे। जहाँ पर मितव्ययता होगी आपको खुशी होगी कि हाँ मुझे इसी हिसाब से काम करना चाहिए, यही होता है मूल्यांकन, ठीक है। अब पूंजी का हिसाब किताब रखने का क्या मतलब होता है, पूंजी का हिसाब किताब रखने का मतलब होता है कि जो हमारे पास सामान है उसकी कीमत, वो जो हमें अन्य लोगों से लेना है, इन दोनों की धनराशि में से जो कुछ हमें देना है वह घटा दिया जाता है। और जो हमारी पूंजी होती है, जैसे कि पूंजी का मतलब आप यहाँ पर नहीं समझेंगे किताबी भाषा में, आपको मैं बताऊँ पूंजी क्या होता है, पूंजी का हिसाब कैसे लगाया जाता है। जैसे मान लीजिए हमने एक दुकान खोला, ठीक है, एक दुकान खोला, उस दुकान में हमने 1,000 का सामान डाल दिया, 1,000 का सामान हमने उसमें डाल दिया। जैसे मान लीजिए हमने स्टेशनरी शॉप खोली, ठीक है, स्टेशनरी शॉप में मैंने 10,000 का सामान लाया, पेन, मार्कर, कॉपी, पेज, जो भी था 10,000 का सामान लेकर आए हम और दुकान में 10,000 का सामान डाल दिए। अब 10,000 का सामान डालने के बाद हमने उसको बेचना शुरू किया। हमारा लक्ष्य है कि जो है 1 महीने में ये 10,000 का सामान बिकना चाहिए और मुझे प्रॉफिट भी मिलनी चाहिए, ठीक है। हमने अपना प्रॉफिट तय कर लिया जो हमें मिलना चाहिए जैसा भी। अब हमने सामान बेचना शुरू कर दिया। लास्ट टाइम जब महीना आया और हमने सामान अपना बेचा ओचा, सब में जब मैंने हिसाब किताब निकालना शुरू किया तो मैंने 10,000 का सामान लिया था, 10,000 का सामान बिक गया और 10,000 के बाद जो रुपए मेरे पास आए, वो क्या होगा कि जो रुपए 10,000 के बाद मेरे पास बचे, वो मान लीजिए 11 बजे, 11:30 बजे, 12 बजे, इतने आपके सारे रुपए आए, ठीक है। अब सारे रुपये 10,000 रुपये आप निकाल देंगे कि ये तो मैंने पूंजी लगाई थी, मतलब ये तो मैंने सीधी सीधी रकम लगा दी थी, सीधी सीधी रकम आपने लगा दी 10,000 रुपये की। अब आपके पास 1,000, 1,500, 2,000 जो बचा वो आपका हो गया। तो यही होगा कि पूंजी का हिसाब किताब कैसे रखा जाएगा। फिर सामान की सूची का हिसाब। अब सामान क्या है वो आप देखेंगे कि सामान जितने भी आपके पास हैं, जो भी आपके टिकाऊ हैं, जो कि आपको खरीदने वाले हैं, जो कि आपको जो है तो इस सीज़न के बाद दूसरे सीज़न में हो जाते हैं, जो ऐसे सब हैं उनका आप हिसाब किताब रखेंगे और उसको जो जैसे होगा उसको व्यवस्थित करेंगे, ठीक है। और उसके बाद में ऐसे पदार्थों की सूची जिनकी कीमत कम होती है अलग रखना है, जिसकी कीमत ज़्यादा होती है उसको अलग रखना है। कम कीमत वाले को व्यवस्थित करके जो है जो ऐसे रख दो कि डेली यूज करो, ज़्यादा वाले को जो है ऐसे कर दो कि जो है कम यूज करो। ये क्या होता है कि ये जो है आपके जो सामान की सूची उसका हिसाब होता है, आप उसको व्यवस्थित रूप से सब व्यवस्थित करके रख सकते हैं, ठीक है। उसके बाद में अब आपका लास्ट टाइम आता है एंजल का उपभोग नियम, जो हर जगह आता है। भाई एंजल का जो नियम था वो सब बहुत अच्छा था, ठीक है।
उसमें कोई कमियां नहीं थी। मैं एंजल के नियम के लिए बुक की ही कटिंग लेकर आई हूँ ताकि आप लोगों को कुछ ऐसा न लगे कि हाँ क्या मैंने सही बताया है और क्या मैं गलत बता रही हूँ। ठीक है, देखिए एंजल जर्मन देश की सांख्यिकी ब्यूरो के अध्यक्ष थे। इन्होंने कई परिवारों के बजट का विश्लेषण किया और उन पर नवीन अनुसंधान किया। अपने अध्ययन को सुव्यवस्थित रूप से चलाने के लिए विभिन्न परिवारों को 3 वर्गों में विभाजित कर दिया, ये अमीर, मध्यम वर्ग और गरीब। व्यय के मदों को निम्न भागों में बांट दिया: भोजन, वस्त्र, मकान, ठीक है, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, अन्य और जो व्यय हैं। उसके बाद जो काफ़ी परिवारों के बजटों का अध्ययन करने के उपरांत एंजल ने अग्र निष्कर्ष मतलब आगे का कुछ नियम निष्कर्ष निकाला कि इन्हें हम एंजल का उपभोग नियम कहते हैं। भाई इन्होंने जितना जो है अपना सारा नियम बताया, भोजन, वस्त्र, मकान, ईंधन, प्रकाश, शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन, जितना भी इन्होंने सब कुछ किया, उसके बाद इन्होंने उसी का जो है निष्कर्ष निकाला, उसी को एंजल का उपभोग नियम बता दिया गया। ठीक है, अब इन्होंने जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत घट जाता है। सही बात है। अब देखो इसको कैसे समझते हैं कि जैसे मान लीजिए आपके 10,000 रुपये आपके आते हैं और आप महीने में आप जो है 2,500 का जो है भोजन करते हैं। ठीक है, अब 10,000 रुपये आए महीने में 2,500 का भोजन किए, तो क्या जो है आपका जब 50,000 आएगा तो महीने में आप क्या जो है वो 15,000 का भोजन करेंगे? नहीं करेंगे, आप 2,500 का ही भोजन करेंगे, हद 3,000 का भोजन करेंगे। तो इन्होंने कहा कि जैसे जैसे आय बढ़ती जाती है भोजन पर प्रतिशत घटता जाता। सही बात है। फिर आय के कम होने पर विलासी वस्तुओं के प्रतिशत व्यय कम हो जाते हैं। ये भी से भाई आय कम रहेगी तो क्या हम मैकडोनल्ड का जो है पिज्ज़ा थोड़ी खाएंगे? आय हमारी कम रहेगी तो क्या हम घूमने थोड़ी जाएंगे? ठीक है, हमारी जब आय बढ़ेगी तभी ये सब करेंगे। ये भी बिल्कुल सही बात है। आय बढ़ने पर उन प्रतिशत का व्यय बढ़ जाता है। सही बात है, मेरे पास रुपया हो गया हम घूमने चले जाएंगे, हमारे पास रुपया हो गया महीने में हम 2 बार भोजन करेंगे बाहर जाके। ये भी सही बात है। आय जितनी भी होगी मकान के किराए, ईंधन, प्रकाश, प्रतिशत सब व्यय का सामान बढ़ता जाएगा। बिल्कुल सही बात है भाई। आय ज़्यादा होगी मकान बड़ा खरीदेंगे तो उसमें किराया ज़्यादा लगेगा। आय ज़्यादा होगी तो बढ़िया मकान खरीदेंगे, बढ़िया बल्ब वगैरह लगाएंगे, आप बिजली लगाएंगे, आप पंखा लगाएंगे, आप AC लगाएंगे, आप कूलर लगाएंगे, आप फ्रिज लगाएंगे तो आपके जो है ज़्यादा हो जाएंगे। ठीक है, फिर वस्त्रों पर भी बढ़ जाता है। बिल्कुल सही बात है। ठीक है, एंजल द्वारा विश्लेषण के द्वारा बताए गए लक्ष्य क्या है? भोजन 60%, मध्यम 55%, धनिक वर्ग 50%। ठीक, वस्त्र 18%, निम्न वर्ग, मध्यम 18, धनिक 18, मकान 12% निम्न वर्ग, मध्यम वर्ग, धनिक वर्ग। सही है। प्रकाश, ईंधन 5, 5, 5। सही है। शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन 5, 10, 15। ये भी से भाई शिक्षा, स्वास्थ्य, मनोरंजन के लिए दिन ब दिन बढ़ता जाता है। ठीक है, जैसे नहीं देखिए आय कम होने पर बिलासी ये तो सही है। आय जितनी होगी मकान की किराया, ईंधन, प्रतिशत वह समान रहेगा। ठीक है, ये कह रहे हैं जो आय जितनी होगी उसमें मकान के किराए, ईंधन, प्रकाश सब समान रहेगा। ठीक है, वस्त्रों पर भी प्रतिशत आय व्यय का जब समान रहता है, ये बता रहे हैं एंजल बता रहे हैं। ठीक, एंजल द्वारा बताए गए उपरोक्त नियम से पहले 5वें मत पर व्यय होने वाली राशि प्रतिशत आज भी संदर्भ में उतनी ही सही मानी जाती जितना पहले थी। इनके सारे जितने भी थे सब अच्छे माने गए। इनमें क्या नहीं अच्छा माना गया? इन्होंने कहीं भी बचत नहीं बताई है, कहीं भी एंजल ने बचत नहीं बताया है। ठीक है, जो कि बताना बहुत अनिवार्य है, क्योंकि भाई आदमी खर्च करेगा और वो बचाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? हैं आप बताओ, आदमी खर्च करेगा और बचाएगा नहीं तो कैसे काम चलेगा? उसके भविष्य में क्या होगा? मान लीजिए किराए के मकान में रह रहा है तो वो घर नहीं बनाएगा कभी, उसकी बेटी बड़ी होगी शादी नहीं करेगा कभी, उसके बेटे बड़े होंगे तो उनकी शादी नहीं करेगा, उनको पढ़ाई लिखाएगा नहीं, उसको जो अपने बुढ़ापे के लिए कुछ नहीं रखना पड़ेगा। तो बचत तो करना अनिवार्य है। एंजल का सारा बहुत अच्छा आज भी फॉलो होता है, आज भी लोग उसको देखते हैं, लेकिन उसमें कमी क्या निकालते हैं? उसमें कमी ये निकालते हैं कि जो एंजल का नियम होता है उसमें यही है कि बचत नहीं बताए हैं। ठीक है, तो ये आपके पूरे बजट का चैप्टर हो गया जो 1.5 घंटे में सब लोग पढ़ाते हैं। मैंने उसको आपके कितने 47 to 48 मिनट में ख़त्म किया है। अब आप लोग बताइएगा मुझे ये कि जो है राजनीतिक और जो है अर्थशास्त्रीय, राजनीतिक और अर्थशास्त्री लोग जो है कहाँ तक बजट में महत्व रखते हैं, कहाँ तक उनकी भूमिका रहती है। ठीक है, ये आपके 2 क्वेश्चन है, ये आप क्वेश्चन मुझे बताइएगा। ठीक है, उसके बाद में आप लोग टेलीग्राम पर जुड़ जाइएगा, टेलीग्राम लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, और आप लोग व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाइएगा। आप लोग को व्हाट्सएप ग्रुप में आपके इस समय मैं बहुत बढ़िया बढ़िया वॉइस नोट डाल रही हूँ, आप लोग उसको जो है जाकर देखिए, और बहुत ही अच्छा मैं क्वेश्चन टेलीग्राम पर डाल रही हूँ। तो टेलीग्राम लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, फ़ोन नंबर मैं आपको बता देती हूँ। ठीक है, 94
9455836597। ये आपका व्हाट्सएप ग्रुप है, आप यहाँ पर जुड़ जाइएगा। आपको जो है क्वेश्चंस मिल जाते हैं, आप जो क्वेश्चन डालते हो उसका आंसर मिल जाता है। आपकी जितनी भी समस्या होती हैं पढ़ाई से रिलेटेड वो यहाँ पर हल हो जाती हैं। और उसके बाद में आप लोग को वॉइस नोट मिल जाते हैं। तो बहुत सारी सुविधाएं यहाँ पर मिलती हैं। एक फ़ोन नंबर में बहुत सी सुविधा मिलती है। अगर आप जुड़ना चाहते हो तो जुड़ सकते हो। टेलीग्राम पर आप जुड़ो, ज़रूर से जुड़ो। वहाँ पर तो मैं आपको इंसिस्ट करूँगी, वहाँ पर जुड़ो। वहाँ पर जुड़ने से आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होंगे। ठीक है, इन सब की PDF मैं अपने नंबर पर ही देती हूँ, व्हाट्सएप वाले पर। आपको अगर PDF चाहिए तो आप मेरे नंबर पर जुड़ जाना। ठीक है, तो फिर चलती हूँ, फिर मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो वॉइस नोट और क्वेश्चन के माध्यम से। ठीक है, उसके पहले मैं कुछ लोगों का नाम बताऊंगी आप लोग को जो नित्य कमेंट करते हैं मेरे पास। एक आध लोग का नाम भूल जाऊंगी तो मैं नेक्स्ट वीडियो में लूँगी, इसलिए आप लोग अगर किसी का नाम भूल जाती हूँ तो प्लीज़ बुरा मत मानिएगा। एक लोग हैं निर्देश कुमारी, एक लोग हैं नम्रता पाठक, एक लोग हैं अन्नू जी, और और और, और एक राजपूत जी हैं। और इसी तरह से हैं 3-4 लोग मेरे पास। एक शुक्ला जी हैं। और ये जो है आप लोग के ही कुछ लोग हैं जो मेरे पास हमेशा मैसेज, और भी लोग हैं, जया सिंह हैं। और ये लोग इस समय थोड़ा वीक पड़ गई, इस समय लोग मैसेज नहीं कर रही हैं, कमेंट नहीं कर रही हैं, लेकिन जो है कुछ लोग हैं जो कमेंट करते हैं। पूजा जी हैं, ये लोग हैं। तो जितने लोगों का नाम ले लिए प्लीज़ आप लोग से हाथ जोड़ के निवेदन है, बुरा मत मानिएगा। नेक्स्ट वीडियो में मैं ज़रूर नाम ले लूँगी आप लोगों का। तो आप लोग क्वेश्चन का आंसर देना, और मैं नेक्स्ट वीडियो में नाम लिख के रखूँगी, मैं यहाँ लास्ट में मेंशन कर दूँगी। ठीक है, उसके बाद मैं बोलूँगी। तो आप लोग पढ़ते रहो, मस्त रहो, खुश रहो, और शेयर खूब किया करो आप लोग। ठीक है, चलो फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए बाय।